हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अंजलि गिरधर। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, पार्ट 2 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपनों ने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन तक और फॉर्मूला तक देखा था। अब अपने देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं, डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस हैविंग मास m। मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो फ्रिक्शनलेस टेबल पे या सरफेस पे रखा हुआ है। ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड F इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, और इस बॉडी पे एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है F। हेयर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u। इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, और फाइनल वेलोसिटी v है। As there is no dissipative forces, work done on the body will be stored in the form of change in kinetic energy। क्योंकि अब अपनों ने इसको कहाँ रखा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है। तो क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है इसलिए इस पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस काम नहीं करेंगे। तो इसकी जो पूरी की पूरी जो इस पे जो वर्क डन हुआ है वो इसकी एनर्जी के तौर पे चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इसके एनर्जी का लॉस नहीं होगा किसी अदर एनर्जी में। अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस होता तो कुछ एनर्जी जो है वो खर्च होती उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, पर अभी फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो इसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो स्टोर रहेगी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे। तो वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से अपने s की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। और अपने जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अब इस S और F की वैल्यू को अपने को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। W इज इक्वल टू एफ एस, एफ की जगह रखेंगे एम ए और S की जगह रखेंगे वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में 2a। तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। If the object is starting from a stationary position u is equal to 0, then मान लो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन से चलना शुरू हुआ है, मतलब वो पहले रेस्ट में था, तो उसके लिए u क्या आ जाएगा, 0, और w की वैल्यू क्या आई, हाफ एम वी स्क्वेयर, और यही हाफ एम वी स्क्वेयर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इससे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव हो जाता है अपना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। The energy possessed by a body due to its position or configuration is called potential energy। किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है उसकी पोजीशन या उसके कन्फिगरेशन की वजह से उसको अपने पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की उसकी पोजीशन और उसके कन्फिगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है स्टोर उसके अंदर, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन के कारण जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, और रेस्ट में है तो उसके रेस्ट पोजीशन के कारण जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। Potential energy at any height from its reference can be calculated by formula E is equal to mgh। कोई भी ऑब्जेक्ट जो h हाइट पे है रेफरेंस पॉइंट से, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा फॉर्मूले से करते हैं, E इज इक्वल टू mgh से करते हैं, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और h क्या है, हाइट फ्रॉम रेफरेंस, हाइट कितनी हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है। क्यों करते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एक तरीके से वर्क डन होता है। W क्या होगा, F इंटू एस होगा। तो F क्या होता है, एम ए। यहाँ पे अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, तो एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है तो A की जगह G आ गया, और हाइट की बात कर रहे हैं तो S की जगह पे H आ गया, इसलिए एनर्जी क्या हो गई, mgh हो गई। The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in raising it from the ground to that point against gravity। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी हाइट पे, वो कैसे अपने डिफाइन कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके जाने में जितना काम करना पड़ा, जितना वर्क डन हुआ, वही उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। रिपीट कर रही हूँ मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो h हाइट पे है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके जाने में जितना काम करना पड़ा, जितना वर्क डन हुआ, वही उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
When work is done on the body, the work is stored in the form of energy. जब अपने किसी भी बॉडी पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो जो वर्क है वो उसकी एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m. लेट इट बी रेज टू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. मान लिया कि उसको अपने ग्राउंड से h हाइट तक लेके जा रहे हैं. ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस. उसको h हाइट तक लेके जाने में अपने को फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. The minimum force required to raise through the object is equal to the weight of the object. मिनिमम अपने को कितना फोर्स चाहिए, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है कम से कम उतना फोर्स अपने को लगाना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए. उससे कम फोर्स पे वो ऊपर नहीं उठेगी. द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट. और जितना वर्क अपने करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे उतनी ही एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी. लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी W. मान लिया कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं अपने वो W है, ठीक है, और ग्राउंड से h हाइट तक अपने उस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं. दैट इज W इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. W क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होगा, ma. पहले भी बता चुकी हूँ मैं, a की जगह g कंसिडर करेंगे और s की जगह h, तो mgh हो गया W. Since work done on the object is equal to mgh and energy equal to mgh unit is gained by the object. क्योंकि वर्क डन mgh कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो पोजेस्ड एनर्जी है वो क्या होगी, mgh. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. EP इज इक्वल टू mgh. यही क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम. ये क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. कि एनर्जी को अपने ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है. रिपीट कर रही हूँ, एनर्जी को ना तो अपने उत्पन्न कर सकते हैं ना ही अपने उसको नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है. द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो पहले एनर्जी थी और जो बाद की एनर्जी है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है, कंजर्व रहती है. ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. अब अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये मैं बता चुकी हूँ, एनर्जी को ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं. द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम. तो इसका क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं उसको. कि किसी भी बॉडी की जो पूरी मैकेनिकल एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू हाइट h. एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको h हाइट तक अपने लेके गए हैं. इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट एज इट इज स्टेशनरी. जब अपने ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो अपनों ने उसको पकड़ रखा है एच हाइट पे, ए पे, तो वो चल नहीं रही, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कितनी, mgh. बाद में बात करते हैं व्हेन बॉडी फॉल्स एट बी. अब अपनों ने उसको छोड़ दिया, वो बॉडी नीचे गिर रही है, तो अब बी पोजिशन की बात करते हैं. तो जब बॉडी बी पे आती है, h इज डिक्रीजिंग, हैंस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड v इज इंक्रीजिंग. तो जब अपनों ने इसको छोड़ा तो पहले हाइट थी h, अब b पॉइंट पे आने के बाद इसकी हाइट कुछ कम हुई, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी. पहले वेलोसिटी जीरो थी, अब कुछ वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. जैसा कि यहाँ दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट. उसके बाद देखते हैं व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड. जब बॉडी ग्राउंड की तरफ आ रही है, ग्राउंड को टच करने वाली है, h इज इक्वल टू जीरो, तो हाइट क्या होगी, जीरो जब वो ग्राउंड पे आ गई, और v मैक्सिमम हो जाएगा. तो पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा. दिस शोज द
कॉन्टिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इससे अपने क्या शो कर हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। एक बार फिर से बता रही हूँ शॉर्ट में। सबसे पहले अपने किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लेके गए, हाइट थी h, तो काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और हाइट h है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh, जो कि मैक्सिमम होगी। उसके बाद ये जो बॉडी है वो b पे आई, तो b पे आने के बाद जब उन्होंने इसको छोड़ा, b पे आई, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। उसके बाद C पॉइंट पे जब ये ग्राउंड पे आ गई तो इसकी हाइट क्या हो गई 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ए पॉइंट पे वो C पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे का चैप्टर अपने आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।